हेलो दोस्तों, मैं जसदीप सिंह आपके सामने लेकर आया हूं द करंट अफेयर शो 10th नंबर। जैसा कि कल मैंने लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो कि मेरे क्वेश्चंस ऑफ द डे थे, तो पहले मैं उन के नाम बोल देता हूं, उन स्टूडेंट्स के नाम बोल देता हूं जिन्होंने उस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था उस 1 मिनट के दौरान। तो फर्स्ट नंबर पर है पूर्वराज, सेकंड नंबर पर है दिनेश चौधरी और थर्ड नंबर पर है जगमीत कौर, जिन्होंने इन क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल क्या दिया था, सही दिया था। उन क्वेश्चंस के बारे में मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूं कि किस देश ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 5G सर्विस शुरू की थी, जिसका सही आंसर था चाइना। एंड सेकंड वन इज इंग्लैंड ने किस ड्रीम क्रिकेट लीग को रद्द किया था, तो उस क्रिकेट लीग का नाम है द 100। क्या था? द 100। तो आइए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चंस पर, ये आपके सामने। और उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकत्रित किया गया है? आई रिपीट द क्वेश्चन, मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकत्रित किया गया है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं 15, 17, 19 और 16। तो आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, आपके सामने एक इमेज आई होगी, इस इमेज को देख लीजिए। वन नेशन वन राशन कार्ड। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 17। आपको बता दूं कि 5 राज्य और कुछ केंद्र शासित, ध्यान रखिएगा, 5 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अंदर जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। और टोटल मिलाकर ये कितने हो गए हैं? 17 टोटल, ध्यान रखिएगा। टोटल कितने हो चुके हैं? 17 हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नाम ले लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, मैं आपके नाम ले लेता हूँ इनके। फर्स्ट नेम है पंजाब, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है बिहार, फोर्थ है दादरा व नगर हवेली, फिफ्थ है दमन व दीव और सिक्स्थ नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। तो आपको सबको पता होगा। तो आगे चलते हैं और अगर बात करते हैं इस अधिनियम के तहत पहले कितनों को जोड़ा गया है, यानी पहले कितनी चीज़ों को जोड़ा गया था, पहले कितने राज्यों को जोड़ा गया था, तो उनमें देख लीजिए, उनके नाम भी स्क्रीन पे आगे होंगे। मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरा है केरल, तीसरा झारखंड, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठा गोवा, सातवां हरियाणा, आठवां कर्नाटक, नौवां महाराष्ट्र, 10वां तेलंगाना, 11वां राजस्थान और 12वां त्रिपुरा। इन राज्यों को पहले ही क्या कर लिया गया है, इसमें शामिल कर लिया गया है। तो आप सबको नॉलेज होगी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। अब हमारे दिमाग में एक नॉलेज होनी चाहिए कि यह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना क्या है। तो आपको बता देते हैं कि पहले क्या होता था कि आप एक राज्य में, एक जिले में रहकर आप एक जिले से ही उस राशन कार्ड से क्या खरीद सकते थे, राशन सामग्री खरीद सकते थे। लेकिन इस योजना के तहत, जो ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है, इसके तहत पूरे देश में कोई भी नागरिक जिसके पास एक राशन कार्ड है, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जिसे कहते हैं NFSA, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार देश के किसी भी राज्य की राशन की दुकान पर जाकर क्या खरीद सकता है, राशन खरीद सकता है। यह इसका क्या है, मेन मोटो है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज पूरी मिल गई होगी। तो अगर आपकी इजाज़त है तो नए क्वेश्चन पर चलते हैं, और उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी आपके सामने आंसर आएगा। आंसर है 17। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट, कौन सा? भारत मार्केट, भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? आई रिपीट द क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं CAIT, और ये बहुत बार बता चुका हूं मैं नाम, IRDA, IRDA, C ICAR और D
IWAI। फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। आंसर नहीं आया अभी तक, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए सभी जने, जितने भी जने ऑनलाइन जुड़ चुके हैं फटाफट आंसर की दे दीजिए। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर CAIT। तो पहले तो इस CAIT का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म हिंदी में बता देता हूँ, अखिल भारतीय व्यापारी संघ। कौन सा? अखिल भारतीय व्यापारी संघ, ध्यान रखिएगा CAIT। इन्होंने क्या किया है, हाल ही में एक घोषणा की है, उस घोषणा के अंदर यह बताया गया है कि एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट, कौन सा? भारत मार्केट एक लॉन्च किया जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि जो खुदरा व्यापारी होते हैं, कौन सा होते हैं? खुदरा व्यापारी, ध्यान रखिएगा, कौन से व्यापारी? खुदरा व्यापारियों को बाजार के साथ क्या होता है, जोड़ना होता है। ध्यान रखिएगा, खुदरा व्यापारियों को किसके साथ जोड़ना होता है? बाजार के साथ, डायरेक्ट संबंध होते हैं उनके, जो कि हमारे साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है कि आज जो भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आता है, बीच में हिस्सेदारियों के साथ, साझेदारों के साथ आप तक पहुंचता है, डीलर, रिटेलर, आप सबको पता होगा। तो उनके साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जो उपभोक्ताओं को, अंतिम उपभोक्ताओं तक क्या करते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं में क्या कर रहे हैं, सेवाएं प्रदान करेंगे या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो उस कारण से किस ऐप का यूज़ किया गया है, किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का यूज़ किया गया है? भारत मार्केट। भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? CAIT, जिसका नाम है अखिल भारतीय व्यापारी संघ। तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही सीखा कि भारत मार्केट जो है इस संस्था के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। अब जो इससे रिलेटेड है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं IRDA, IRDA। फुल फॉर्म आपके नीचे स्क्रीन पर आ गई होगी, फिर भी हम बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में कहते हैं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। यह भारत सरकार का एक ऐसा बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण है जो उपभोक्ताओं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों का क्या करता है, निरीक्षण करता रहता है, यानी जांच करता रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। रेगुलेटरी, ध्यान रखिएगा। अगला जो ऑप्शन है आपके सामने वो है ICAR, और ICAR के बारे में बता देता हूं आपको मैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ध्यान रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो केवल और केवल क्या करती है, भारतीय कृषि का क्या करती है, निरीक्षण करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान, ध्यान रखना, उसका क्या करती है, निरीक्षण करती है। तो आई होप कि इसके बारे में पता लग गया होगा। नेक्स्ट IWAI, इसकी फुल फॉर्म है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, यानी इसे हम कह सकते हैं क्या, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नीचे स्क्रीन पर आ गया होगा। तो चलते हैं अगली हमारे थीम के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आप सबको पता लग गया होगा कि भारत मार्केट जो है वो किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, CAIT के द्वारा। ये आपके सामने है, ये उस समय की तस्वीर है जब ये लॉन्च किया जाना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सभी स्टूडेंट आई होप कि जुड़ गए होंगे ऑनलाइन, और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितना प्रयास मैं कर रहा हूं उतना ही प्रयास आप भी कीजिए अपने साथ बच्चों को जोड़ने का। जब एक क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट्स बैठे होंगे तो मुझे भी पढ़ाने का मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने का मज़ा आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, कौन सा, CSIR, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म भी बता देते हैं आपको, अभी बता देते हैं। CSIR की क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल, ध्यान रखिएगा। कौन सा है, रोड रिसर्च, ये पूरी मैंने लाइन बोल दी है, क्या, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च
इंस्टीट्यूट, ये पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। यह द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए आपको, कि आपको बतानी है कि इस अनुसंधान के द्वारा कि मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन है फार्मर केयर, आपकी सभा, अपनी सभा, किसान सभा। आपके सामने ऑप्शन है और उत्तर देने की आपको ज़रूरत है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, वरना ये आपके सामने एक तस्वीर आएगी और इसी के अंदर सब कुछ है। क्या आंसर है, किसान सभा। क्या आंसर है, किसान सभा। अब बात कर लेते हैं इस किसान सभा के बारे में। चलिए, ध्यान रखिएगा कि इस किसान सभा को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। यानी माल की ढुलाई के लिए और आपूर्ति श्रृंखला यानी कि व्यक्तियों के पास जाने से रिलेटेड है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, किसानों को समय पर क्या प्राप्त होना, सहायता प्राप्त होना। क्या होना, सहायता। ध्यान रखिएगा, किसको, किसानों को सहायता प्राप्त होना और उनके लाभ को बढ़ाने में क्या करना, मदद करना। और यह संभव है कि इस एप्लीकेशन से मध्यस्थों के हस्तक्षेप को क्या कर जाता है, यह चीज़ कम कर जाती है। बीच में किसी की हस्तक्षेप नहीं होता, डायरेक्ट संबंध होता है और सीधे इसका जो संबंध होगा वो डायरेक्ट खरीदारों से होगा। इस प्रकार किसान अपनी फसलों के लिए सर्वोत्तम बाजार दर भी क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। क्या नाम है, किसान सभा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन यही है जो मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ इस क्लास के अंदर, कितनी क्लासों में बता चुका हूँ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। तो उत्तर है आपके सामने नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। एक नया क्वेश्चन कि कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है। मैंने आपको बोला था कल्याण मंत्री, तो उस समय तो नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन राज्य मंत्री कौन है, तो पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। और 4 पे जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। विद इन 4 या 5 डेज़ के लिए मैं एक बार छुट्टी पे हूँ, और वो छुट्टी पे रहने के कारण मैंने आपको टेलीग्राम लिंक पे बता दिया था कि मैं एक सेटअप तैयार कर रहा हूँ आपके लिए लाइव आने के लिए, जिसके अंदर मैं आपसे लाइव रूबरू हूँगा। आपको मेरी तस्वीर, मेरा हाव भाव जिस तरह से मैं करवाता हूँ उस तरह से आपको दिखेगा। किसमें, स्क्रीन के ऊपर। यानी कहने का मतलब बोर्ड, जो आप मैं बोर्ड लेके आ रहा हूँ, तो वो बोर्ड विद इन 4 या 5 डेज़ के अंदर ही पूरा एक रूम सेटअप तैयार होगा। इसलिए मैं 4 या 5 डेज़ के लिए क्या रह रहा हूँ, छुट्टी पे रह रहा हूँ। हाँ, टेलीग्राम पर मैं आपके साथ दिन भर रहूँगा। टेलीग्राम के अंदर आपके टेस्ट जो भी मैं लेता हूँ, करंट जीके के क्वेश्चंस डालता हूँ, वो आपको मिलते रहेंगे। ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। और बताऊंगा नहीं मैं एमएसएमई क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको सब कुछ बता रखा है। फिर भी एमएसएमई के बारे में इतनी सी नॉलेज ले लीजिए आप सभी जने। एमएसएमई का फुल फॉर्म आपको पिछली बार बताया था, सूक्ष्म लघु और मध्यम क्या उद्योग मंत्रालय। सूक्ष्म ध्यान रखिएगा छोटा, लघु सबसे बड़ा, और मध्यम क्या होता है, बीच में। ध्यान रखिएगा। तो ये एक क्या है, उद्योग मंत्रालय है। इसका जो पदभार जो ग्रहण किया गया है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है, वो किया गया है पीएम। और पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। ध्यान रखिएगा। और इसका जो पदभार संभालेंगे वो कौन है, वही क्वेश्चन है हमारा। तो इसका जो पदभार संभालेंगे वो कौन है, वो है कौन, अरविंद कुमार शर्मा। कौन है, अरविंद कुमार शर्मा। तो आपके सामने अभी ऑप्शन आएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। यस, अरविंद कुमार शर्मा, ये हैं अरविंद कुमार शर्मा। ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं इनकी, अरविंद कुमार शर्मा की, तो यह है गुजरात कैडर के, कहाँ के, गुजरात कैडर के। ध्यान रखिएगा, गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और इनको गुजरात सरकार में विभिन्न पदों पर भी काम करने के लिए मौका मिला है। ध्यान रखिएगा। और इससे पहले यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर पीएमओ, ध्यान रखिएगा, पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी क्या थे, कार्यरत थे। तो आप सबको नॉलेज होगी कौन, कि एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का जो पदभार है वो किसने ग्रहण किया है, अरविंद कुमार ने ग्रहण किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ध्यान रखिएगा, अगले आने वाले पेपरों के अंदर ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि
उद्योगों पर ही सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है किसका, कोविड का, तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। आपके सामने अरविंद कुमार आ चुके हैं, तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। क्या हाल ही में किसने परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? आई रिपीट द क्वेश्चन, हाल ही में किसने परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन आपके सामने है, सौरभ शर्मा, विजय यादव, अरविंद कुमार, और फोर्थ नंबर पर है गिरधर अरमाने। तो कौन है इसका सही आंसर? आपके सामने एक तस्वीर आई होगी, इस तस्वीर का नाम है कौन? गिरधर अरमाने। ध्यान रखिएगा, इन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का क्या मिला है? पदभार मिला है। और आपको बता दूं कि उनकी नियुक्ति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति के द्वारा ही क्या ये मिली है। ध्यान रखिएगा, जैसे अरविंद कुमार को मिली थी उसी तरह गिरधर अरमाने को भी मिली है। और इन्होंने किसकी जगह पर नियुक्ति ली है? तो इन्होंने संजीव रंजन की जगह पर नियुक्ति ली है। किसकी जगह पर नियुक्ति ली है? संजीव रंजन की जगह पर नियुक्ति ली है। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना, नियुक्ति ली है, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। अब इनको कहाँ नियुक्त कर दिया गया है? शिपिंग मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और अगर बात करें कि जो गिरधर अरमाने हैं, यह तो आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS क्या हैं? अधिकारी हैं। ध्यान रखिएगा, तो आप सबको पता हो गया होगा। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इससे पहले ये क्या थे? अभी तो ये परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में है सचिव, लेकिन इससे पहले क्या थे? तो इससे पहले 2012 और 14 तक पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको इतनी नॉलेज बहुत होगी इस क्वेश्चन के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कोविड-19 को विघटित करने के लिए एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया है, उसका नाम क्या है? आई रिपीट द क्वेश्चन, पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कोविड-19 को विघटित करने के लिए एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया है, उसका नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है कोविडमार, अतुल्य, संवेदना, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। फिर आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी इस अतुल्य से रिलेटेड। यस आंसर, जी हाँ, इसका सही आंसर है क्या? आपके सामने है अतुल्य। क्या आंसर है इसका? अतुल्य। तो चलते हैं इसी के आंसर की तरफ। पुणे के, ध्यान रखिएगा, एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव क्या स्टारलाइजर विकसित किया गया है। यह क्या करेगा? यह क्या करेगा? इसका नाम अतुल्य ही क्यों रखा गया? इसका अतुल्य नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये वेट में बहुत कम है, जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहते हैं? अतुलनीय। तो उसी तरह इसका नाम भी अतुल्य रख दिया, जो कि 56 डिग्री से, ध्यान रखिएगा, कितने से? 56 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का क्या कर सकता है? खात्मा कर सकता है, उसका विघटन कर सकता है। ध्यान रखिएगा। और माइक्रोवेव स्टेरलाइजर अतुल्य सिस्टम का वजन लगभग 3 किलोग्राम, देख लीजिए आप, कितना है? मात्र 3 किलोग्राम है, इसलिए इसका नाम अतुल्य रखा गया है। और इसका उपयोग केवल गैर मेटलिक वस्तुओं के स्टेरलाइजेशन के लिए किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कहीं और पर नहीं किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखते हैं, एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या बनाया गया है, और देखिएगा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे और DRDO ने मिलकर एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर का निर्माण किया है, जिसकी मदद से कोरोना वायरस को नष्ट किया जा सकता है। इस उपकरण का नाम अतुल्य रखा गया है। अतुल्य यानी कि इस उपकरण का वजन मात्र 3 किलो है, जिस वजह से इसे कहीं पर भी सेट किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने अतुल्य की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस 56 से 60 डिग्री तापमान में खत्म हो जाता है। इसी के आधार पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने माइक्रोवेव स्टेरलाइजर तैयार किया है।
वजन में हल्का होने के कारण इसको कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है या एक ही जगह स्थापित भी किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसका परीक्षण हर तरह से किया जा चुका है और ये इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी चीज को संक्रमण मुक्त करने के लिए इसमें 30 सेकेंड से 1 मिनट तक का समय लगता है। किस वस्तु पर कितना समय लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु का आकार कितना बड़ा या छोटा है। लेकिन इसके इस्तेमाल के समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसका उपयोग सिर्फ नॉन मेटेलिक चीजों के लिए ही किया जा सकता है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 7th नंबर, वीडियो आपने सबने देख ली होगी। 7th नंबर क्वेश्चन है रंग भेद के खिलाफ। रंग भेद का मतलब समझते हो ना, कि जो अपने नेचर से संबंधित भेद नहीं करता है, अपने रंग से कौन काला है कौन गोरा है उससे संबंध नहीं रखता है, उसके खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम बता दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है टिम जेनकिन, एंड्रयू मिलगैनी, डेनिस गोल्डबर्ग और नन ऑफ दीज। बता दीजिए फटाफट आंसर। आपकी स्क्रीन पर एक फोटो आई है, इस फोटो का जो नाम है वो देख लीजिए क्या है। आंसर नहीं आया। फोटो का नाम है डेनिस गोल्डबर्ग। कौन है? डेनिस गोल्डबर्ग। वैसे इसका नाम डेनिस गोल्डबर्ग है। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी, ये कौन है? दक्षिण अफ्रीकी, ध्यान रखेगा। कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है और इन्हें दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के क्या हैं? सहयोगी भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा किसके? नेल्सन मंडेला के। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किन्होंने? इन्होंने, डेनिस गोल्डबर्ग ने। और डेनिस गोल्डबर्ग को रंगभेद के खिलाफ ANC, ध्यान रखिएगा, ANC की लड़ाई में शामिल होने के लिए 22 साल के कारावास की सजा भी सुनाई गई थी और वे 22 साल तक राजधानी प्रिटोरिया में जेल में रहने वाले एकमात्र श्वेत यानी सफेद व्यक्ति थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 से पहले आपके सामने आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, इसकी वीडियो भी दिखाई जाएगी आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सी मछली है? अगर आपसे पूछा जाए तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कौन सी मछली है। चलिए इसको भेज देते हैं। ये देख लीजिए, ये ट्यूना मछली थी। कौन सी मछली थी? ट्यूना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? 3 मई, 2 मई, 5 मई, 6 मई। 3 मई, 2 मई, 5 मई और 6 मई। तो आपको बता देते हैं कि जो आंसर है इसका वो है कब? 2 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है? 2 मई को पूरे विश्व स्तर पर, ध्यान रखिएगा, इस वर्ल्ड ट्यूना डे को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। कब मनाया जाता है? 2 मई को। कब मनाया जाता है? 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है। और एक बात आपको और बता देते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जो मछली की विलुप्त प्रजाति है, कौन सी? विलुप्त प्रजाति है। और विलुप्त प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे हर साल क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और 2017 में इसे क्या किया गया था? पहली बार मनाया गया था। ध्यान रखिएगा। तो ये बात इतनी नॉलेज है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं और आगे चलते हैं। एक मछली की कीमत का अंदाजा तो मछली खाने वाले शौकीन ही लगा सकते हैं, लेकिन जापान में एक टूना मछली को एक कारोबारी ने 22 करोड़ रुपए में खरीदा है। जापान में सुशी रेस्टोरेंट के मालिक ने टोक्यो के नए मछली बाजार में एक बड़ी टूना मछली को करीब 22 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कीमत में खरीदा है। इस टूना मछली को जापान के उत्तरी तट से पकड़ा गया था। इसका वजन 278 किलोग्राम है। मछली के लिए लगी बोली 33.36 करोड़ येन यानी 21.5 करोड़ रुपए पर जाकर रुकी। ब्लूफिन टूना को खरीदने वाले कियोशी किमुरा डील से काफी खुश हैं। हालांकि इस मछली की कीमत उनकी उम्मीद से 5 गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि टूना मछली एक लुप्त प्राय प्रजाति है, इसलिए नीलामी में इसकी कीमत बहुत ऊंची हो जाती है।
टूना किंग के नाम से मशहूर कियोशी किमूरा ने 2013 में भी 15.5 करोड़ येन में टूना मछली को खरीदा था। तो वीडियो आप सबने देख ली होगी कि किसने खरीदा है, कितने करोड़ में। देख लीजिए आप, इतनी महंगी मछली है ये। तो चलिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कौन सा चावल है? देखिए आप ध्यान से, ये है कौन सा चावल है। ये लीजिए, आपके लिए बड़ा भी कर देते हैं। यह कौन सा चावल है? देख लीजिए, स्क्रीन पर पूरा आ गया होगा मेरे हिसाब से। यह कौन सा चावल है? देखिए, यह है चाक हाओ चावल। कौन सा है? चाक हाओ चावल। देख लीजिए, को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई। बताएंगे जीआई क्या है? यह किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, पंजाब, मध्य प्रदेश, मणिपुर, केरला। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। क्या आंसर है? मणिपुर, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब। इसका सही उत्तर है क्या? सही आंसर है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये जीआई क्या चीज़ है। तो जो जीआई होता है, जीआई के बारे में बता रहा हूँ, यह एक भौगोलिक संकेत है, जो यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ध्यान रखिएगा। अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? ये है एक तरह का पहचान। क्या है? पहचान। उस वस्तु या उस उत्पाद को दिया जाता है जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र में क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। उसका विशिष्ट क्षेत्र का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ये ध्यान रखिएगा, विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही क्या होती है? पाई जाती है। जैसे ये मणिपुर में ही पाई जाती है अभी चावल, तो इसलिए इसको किस श्रेणी में रख दिया गया? जीआई की श्रेणी में रख दिया गया। यानी एक जीआई टैग मिल जाता है, और उस जीआई टैग का जो वैध संस्करण होता है वो 10 वर्षों के लिए होता है। कितने के लिए होता है? 10 वर्षों के लिए ये वैध हो जाती है, और बाद में इसे क्या करवाना पड़ता है? रेन्यू करवाना पड़ता है। तो ये तो था जीआई टैग। अब हम बात करते हैं ये चाक हाओ नामक चावल क्या है। तो चाक हाओ जो नामक चावल है, यह एक सुगंधित चिपचिपा चावल है। कैसा है? सुगंधित तो है लेकिन चिपचिपा चावल है, जो मणिपुर में, ध्यान रखिएगा, मणिपुर के अंदर मिलता है। और यह जो चावल है, यह सामुदायिक दावतों की इस किस्म में विशेष प्रकार की क्या होती है? सुगंध होती है। यानी ये सामुदायिक दावतों के अंदर इसे परोसा जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः, ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रयोग है वो सामान्यतः सामुदायिक दावतों में ही किया जाता है। मेन ध्यान रखना। और इन दावतों में चाक हाओ का पारंपरिक हाओ की खीर भी बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा। और चाक चिकित्सा प्रणालियों में भी इसका क्या होता है? उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि यह एक किस्म चावल की है जो कि जीआई टैग मिला है। तो हमारा इसी से रिलेटेड अगली जो बात है वो यही बात है, क्या कि और किन किन को जीआई टैग मिला है। यहाँ तो पता लग गया हमें कि किसको मिला है? मणिपुर को मिला है। लेकिन बात कर रहे हैं हम किसकी, कि और किसको मिला है। तो और जीआई टैग मिला है गोरखपुर टेराकोटा को। टेराकोटा क्या होता है बता देते हैं। और कोवलपट्टी, कौन सी? कोविलपट्टी की कदलाई मितेई जीआई टैग में शामिल हो चुकी है। अब ये बात करते हैं किसकी? अगर मैं बात करता हूँ कदलाई मिताई, फोटो दिखाऊंगा तो आप सब पहचान जाओगे, लेकिन वैसे नहीं पता होगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए जिसको पता है कि कदलाई मिताई क्या होती है। जो कदलाई मिताई होती है वो एक तरह समान गच्चक के समान होती है। आप सबने गच्चक खाई होगी, जिसे हम पुणे तरफ जाते हैं, पुणे की साइड में, जिसे हम चिकी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चिकी। आप कभी गच्चक के ऊपर देखना चिकी लिखा होता है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा, एक तरह की चिकी है ये। कौन सी? कदलाई मिताई। और जो ये टेराकोटा होता है, ये एक तरह की क्या है? मूर्तिकार है। क्या है? मूर्तिकार। जैसे कि आपके सामने एक तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको पता लगेगा कि ये क्या है। तो देखिए आपके सामने, ये देखिए, मैं कदलाई मिताई की बात कर रहा हूँ, ये गच्चक के समान है। देखिए, ये आपका कौन सा चावल हो गया? कौन सा हो गया? चाक हाओ चावल। और ये आपकी क्या हो गई? गोरखपुर टेराकोटा हो गया। तो आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा। तो आगे चलते हैं हम, और अगला जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, आई होप कि आपको वो नहीं पता होगा कि ऐसा भी कभी आपने कोई नाम सुना होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10वां। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का
लाइसेंस रद्द कर दिया है? अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। 10 सेकंड का समय आपको दूंगा मैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटक विकास बैंक, दूसरा है सीकेपी बैंक, तीसरा है यूको बैंक और चौथा है नन ऑफ दीज। और आप सबको पता होगा, मैंने शुरू में इस क्वेश्चन की एक बात बोली थी, शायद ही आप इस बैंक का नाम जानते हो। तो इस बैंक का जो नाम है वो आपके सामने है, क्या? सीकेपी बैंक। ध्यान रखिएगा, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। यह एक सहकारी बैंक थी। कौन सी बैंक थी? सहकारी बैंक थी, जिसे क्या कर दिया गया है? जिसे क्या कर दिया गया है? यस, इसका लाइसेंस क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। तो क्यों किया गया है पहले बता देते हैं। क्योंकि इसका जो मनी प्रॉब्लम था इसके ऊपर, 2014 से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। तब से लेकर ये कभी भी क्या नहीं हुई, स्थिति इसकी डामाडोल पड़ती ही रही, कभी सुधरी नहीं। यानी कहने का मतलब कि महाराष्ट्र टाइम्स में अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने पढ़ी है ये खबर, महाराष्ट्र टाइम्स के अंदर एक खबर छपी थी। उस खबर के अंदर बैंक का घाटा बढ़ने और नेटवर्थ में क्या आई थी, गिरावट आने के कारण बैंक के लेन देन पर साल 2014 में ही क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद उसने बहुत प्रयास किए उस बैंक ने कि घाटे को कम किया जाए, लेकिन वो घाटा कम नहीं हुआ। और आप सबको पता होगा कि यह 104 साल पुरानी बैंक है। कैसी बैंक है? 104 साल पुरानी बैंक है। अब आरबीआई ने इसका क्या कर दिया है? लाइसेंस रद्द कर दिया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। और इसकी टोटल कितनी ब्रांच थी? 8 ब्रांचें थी। कितनी थी? 8 ब्रांचें। तो आई होप कि आपको ये बात पता लगी होगी। शायद ही आपने ये इस बैंक का नाम सुना हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई कर दीजिए कि सर हमने सुना है। अब बात आती है किसकी? आरबीआई की। किसकी बात आती है? आरबीआई की। क्योंकि आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया है तो आरबीआई की बात किए बिना हम कैसे नहीं रह सकते। तो देखिए, आरबीआई आप सबको पता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि बैंकों का बैंक है, जो कि भारत की सर्वोच्च मौद्रिक क्या है? संस्था है। और आरबीआई की स्थापना आप सबको पता है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में है। आपसे स्थापना के साथ साथ ये पूछ सकता है कि आरबीआई अधिनियम क्या था? तो जो आरबीआई अधिनियम था, उस अधिनियम का नाम था क्या? अधिनियम 1934। ये ध्यान रखिएगा, अधिनियम 1934 था, लेकिन इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और आप सबको ये भी नॉलेज होगी कि इसके जो गवर्नर है कौन है? यस, बताया हुआ है आपको मैंने, सत्यकांत दास। कौन है? सत्यकांत दास। और दूसरी बात, ये सत्यकांत दास जो है, ये गवर्नर कौन से हैं आरबीआई के? 25वें गवर्नर है। कौन से गवर्नर है? 25वें गवर्नर अपने गवर्नर हैं। तो आई होप कि आपको इतनी नॉलेज बहुत होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के गौरवशाली इतिहास पर शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक लिखी गई है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, नन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अगर पता है तो। आंसर आपके सामने है महाराष्ट्र। किसने? कौन है? महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा। और इस बुक की जो राइटर हैं वो कौन है? गिरीश कुबेर। कौन है? गिरीश कुबेर। ध्यान रखिएगा, गिरीश कुबेर। और इस बुक का नाम आपको 100% याद रखना है, पूछ सकता है किसी पेपर के अंदर। और बुक का नाम क्या है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। पुस्तक का क्या है? नाम है। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि कहाँ से है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और दूसरी बात इसके अंदर जो याद रखने वाली है वो ये है, क्योंकि महाराष्ट्र की बात आई है, दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं। कहाँ के हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। उसके बाद अगर बात करते हैं कि संजय गांधी गंगमूल नवेगांव नेशनल जो पार्क है, ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है? ये 3 पार्क बताए हैं मैंने, संजय गांधी, गंगमूल और क्या? नवेगांव नेशनल पार्क। ये भी कहाँ है?
महाराष्ट्र में है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भी कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र ही है। तो आप सबको ये नॉलेज बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, और उसके बाद आपका क्या रहने वाला है आप सबको पता है क्या रहने वाला है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आर.वी. स्मिथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है जर्नलिस्ट जिसे बोलते हैं पत्रकार, ऑथर लेखक जिसे बोलते हैं, सिंगर आप सबको पता है, और डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं मैंने, और आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो आई है। ये फ़ोटो किन की है? आर.वी. स्मिथ की है। किन की है? आर.वी. स्मिथ की फ़ोटो है। और ये क्या थे? ये एक लेखक थे। कौन थे? लेखक थे। ध्यान रखिएगा, आप सबको नॉलेज होगी। और मेरे को कई बार किसी बच्चे ने पूछा हुआ है, तो मैं उनकी रिप्लाई कर देता हूँ। टेलीग्राम पे मुझसे किसी ने पूछा था पर्सनली कि सर ये प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध क्या होता है? तो आप सबको बता देता हूँ कि प्रतिष्ठित का मतलब होता है रेपुटेड। कौन सा? रेपुटेड। ध्यान रखिएगा। और प्रसिद्ध का मतलब होता है फेमस, जो फेमस हो चुका है। ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? आर.वी. स्मिथ की। तो इन्होंने बहुत ही, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा एक फेमस बुक लिखी थी। बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक, उसका नाम बताता हूँ मैं आपको। बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, उसका नाम था क्या? दिल्ली बेस एक बुक थी। ध्यान रखना, कौन सी बेस थी? दिल्ली बेस। और उस बुक का नाम था द दिल्ली दैट नो वन नोज। क्या नाम था? द दिल्ली दैट नो वन नोज। ये इनकी पुस्तक का क्या था? नाम था। तो आई होप कि आज का जो सेशन है आपने 12 क्वेश्चनों का बहुत अच्छे तरीके से निभाया होगा मेरे साथ। और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो आपके सामने आने वाला है। और क्वेश्चन ऑफ द डे ये लीजिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ऑफ द डे, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने लॉन्च की है ई बुक। उस ई बुक का आपको नाम बताना है विदाउट एनी ऑप्शंस। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, ढूंढिएगा, कहीं ना कहीं से ढूंढिएगा। अगर आपको पता है तो कल अगर आप नाम सुनना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ चाहिए अपने कमेंट बॉक्स में अपना फटाफट इसका आंसर लिख दीजिए। लेकिन आपको शायद ही कल नाम सुनने को मिले, क्योंकि आपको बता चुका हूँ मैं, क्योंकि मैंने लैब तैयार करनी है, एक सेटअप तैयार करना है, जिसके लिए मुझे 3 या 4 दिन का वक्त चाहिए। टेलीग्राम पर मैं आपके साथ लाइव रहूँगा, लेकिन यूट्यूब पर मैं एक बार के लिए 4 या 5 दिन के लिए किस पर हूँ? हॉलीडेज़ पे हूँ। और मिलूँगा एक नए तरीके के साथ। और आप सबको नॉलेज हुई होगी कि मैंने जो भी आपको इतने दिनों में करवाया है, आप उसके साथ स्टडी से जुड़ चुके हो, क्योंकि स्टडी से जुड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। इस कोविड के कारण, इस लॉकडाउन के कारण आप सबको पता होगा कि सब बच्चे एक बार पढ़ाई से क्या हो चुके हैं? टूट चुके हैं। मैं मानता हूँ YouTube अपनी जगह पर है और एक ऑफलाइन क्लासेस अपनी जगह पर है, जिसमें आपका एक रूटीन बनता है। डेली का आपको मैटर लिखाया जाता है, डेली आप उस मैटर को क्या करते हो? रीड आउट करते हो। ये एक पहल है कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आपको कुछ ऐसा देता रहूं जिससे आपको, आपका मन भी बना रहे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हमारी जो अगली वीडियो मिलेगी आपको रीजनिंग की, बता देता हूं मैं आपको, हो सकता है कल मैं पब्लिश कर दूं। रीजनिंग की जो वीडियो है वो है हमारा लाइन डायग्राम के ऊपर डाटा सफिशिएंसी का पार्ट। और उसके जस्ट बाद ध्यान रखिएगा, एक गर्ल्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो टॉपिक बीच में शुरू करने वाला हूं मैं, कैलेंडर। ध्यान रखिएगा, कैलेंडर टॉपिक आपका शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं करवाऊंगा मैं एक बार, उसका वो टॉपिक करवाऊंगा जो सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। ध्यान रखिएगा, बेसिक चीज़ प्लस में वो चीज़ जो पेपर में आती है, ध्यान रखिएगा, वो करवाऊंगा। और आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, डेली आप ऑनलाइन आते हो। थैंक यू। तो मिलते हैं एक नई उमंग के साथ, एक नई किरण के साथ, नए सेटअप के साथ और नए रूम के अंदर। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।